नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेनू धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 31 संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली गतिविधियां इस चैप्टर के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों की हमने चर्चा की थी। 6 अंगों में सबसे पहला था बच्चों, क्या था? महासभा। दूसरा अंग था सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग मैंने आपको बताया था न्यास परिषद। चौथा सचिवालय। पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। और छठा अंग था आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इनके बारे में हमने चर्चा की थी और इन 6 अंगों के माध्यम से यूएनओ का महत्वपूर्ण दायित्व है विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापना का प्रयास करना। आप सब जानते हैं बच्चों कि दुनिया जो है वो सबसे ज्यादा जो चाहती है या उसका जो लक्ष्य है वो है शांति स्थापना करना। और आप सब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी का दौर एक ऐसा दौर रहा है जहां युद्ध की संभावनाएं हमेशा रही है, क्योंकि हर देश क्या कर रहा था, रासायनिक और नाभिकीय हथियार बना रहा था, परमाणु परीक्षण कर रहा था। हर देश को दूसरे देश से डर था, खौफ का माहौल था और सबको पता था कि अगर आने वाले समय में युद्ध होता है तो वो भयानक और विनाशकारी होगा और उससे मानव का अस्तित्व जीवित नहीं रह पाएगा। तो मानव के अस्तित्व की सुरक्षा करने के लिए दुनिया के प्रभावशाली देशों ने मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और ये अपने 6 अंगों के माध्यम से विश्व में शांति स्थापना का प्रयास करता है। और अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास सफल भी हुए हैं और असफल भी हुए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका आज विश्व परिदृश्य पर बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं कि यूएनओ अपने अंगों के माध्यम से बड़े ही प्रभावशाली ढंग से सदस्य राष्ट्रों के बीच में मध्यस्थता करवा करके उनके बीच में मध्यस्थता के अलावा इसके अलावा शांति बहाली गतिविधियां करके या निशस्त्रीकरण संबंधी संधियां करवा करके विश्व को युद्ध से रोकने का प्रयास करता है, क्योंकि यूएनओ का मेन उद्देश्य ही है शांति की स्थापना करना, युद्ध को रोकना। तो आज हम इस चैप्टर में संयुक्त राष्ट्र शांति बहाली गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, विश्व व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों शांति। अगर किसी भी राष्ट्र या देश में युद्ध होते हैं तो वह उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी विकास के लिए प्रतिकूल होता है। आप सब जानते हैं और मैंने बताया भी है कि जहां पर अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की संभावनाएं रहती है, जिस देश में आतंकवादी गतिविधियां होती है, वहां पर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अपना निवेश नहीं करती है, वहां उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। तो आप सब जानते हैं विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों शांति। और यूएनओ युद्ध को रोकने, शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए सबको पता है यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना राष्ट्र संघ के स्थान पर हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई और यूएनओ के कारण ही आज हमने
तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखा है, क्योंकि यूएनओ शांति अभियानों के माध्यम से असैनिक प्रतिबंध लगा करके सदस्य राष्ट्रों के बीच में शांति कायम करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। और जितने भी यूएनओ के महासचिव हुए हैं, उन्होंने विश्व परिदृश्य पर अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। उसके बाद देखिए शांति गतिविधियां। यूएनओ के अंग क्या करते हैं? यूएनओ के अंग कितने हैं बच्चों? 6 मैंने बताया आपको। ये क्या करते हैं? युद्ध को होने से रोकते हैं। ये सदस्य देशों को सलाह दे करके या उनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंध कायम करने के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। सदस्य देशों के बीच में मध्यस्थता करवाने का कार्य करते हैं यूएनओ के अंग। इसके अलावा ये कभी भी बल प्रयोग नहीं करते हैं। बिना बल प्रयोग के देशों के मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करते हैं मध्यस्थता के द्वारा। ये कभी भी बल प्रयोग का सहारा नहीं लेते हैं, हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। ये खतरनाक हथियारों को नियंत्रित व नष्ट करके शांतिपूर्ण माहौल विकसित करना चाहते हैं और इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत है। आप सब जानते हैं कि इराक के विरुद्ध इराक रासायनिक और नाभिकीय हथियार बनाता जा रहा था, तो इराक के जितने भी नाभिकीय और रासायनिक हथियार थे उनका विनाश करने में यूएनओ की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि यूएनओ का मानना है कि तब तक शांति स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि हम निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रयास नहीं करेंगे। नाभिकीय हथियारों, रासायनिक हथियारों का विनाश करेंगे, तभी हम विश्व में शांति बनाए रख सकते हैं। अब है शांति स्थापना के 4 आयाम हैं जो कि यूएनओ अपनाता है। इन 4 आयामों के माध्यम से विश्व में शांति स्थापना का प्रयास करता है यूएनओ। पहला क्या करता है? सबसे पहले तो देशों के बीच में मध्यस्थता करवाता है। मध्यस्थता सफल भी हो जाती है और असफल भी हो जाती है, लेकिन मध्यस्थता के द्वारा बिना हिंसात्मक कार्रवाई करे दोनों देशों के बीच में मित्रतापूर्ण संबंध बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगर वहां पर मध्यस्थता के द्वारा विवादों का सुलझाना हो जाता है तो क्या किया जाता है? दोनों के बीच में समझौता करवा दिया जाता है। लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो जहां पर युद्ध हो रहा होता है वहां पर शांति रक्षक गतिविधियां भेजी जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ये शांति रक्षक सेनाएं हैं जिनकी स्थापना 1948 में हुई थी, ये शांति रक्षक सेनाएं वहां जाकर के दोनों देशों के लोगों के बीच में वैमनस्य को दूर करने, भेदभाव को दूर करने का प्रयास करती है और उनमें उचित तालमेल बिठाने का प्रयास करके युद्ध को रोकने का कार्य ये शांति रक्षक गतिविधियां करती है। अगर मान लो कोई देश नहीं मान रहा है तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही भी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अलावा निशस्त्रीकरण संबंधी गतिविधियां भी की है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। निशस्त्रीकरण संबंधी जो प्रस्ताव थे वो महासभा में आए हैं और पारित भी किया है। परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, कई ऐसी संधियां आई है जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले मध्यस्थता, दूसरा शांति अभियान भेज करके, तीसरा सैन्य कार्यवाही करके और चौथा निशस्त्रीकरण संबंधी गतिविधियां करके। देखो बच्चों, यूएनओ एक नैतिक दबाव देता है और किसी भी राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन अगर सदस्य देशों के बीच में गतिरोध होता है या कोई सीमा विवाद होता है तो उस समय सुरक्षा परिषद वहां पर क्या भेज सकती है? अपनी शांति सेनाएं भेज सकती है और हर सदस्य देश पर यह बात लागू होगी। ये यूएनओ के चार्टर में लिखा हुआ है। तो यूएनओ के चार्टर के आधार पर विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है यूएनओ का ये अंग जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद शांति स्थापना का महत्वपूर्ण दायित्व इसे ही दिया गया है, लेकिन इसके अलावा यूएनओ में जो सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये अंग भी विश्व राष्ट्र में क्या करते हैं? शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। महासभा भी शांति स्थापित करने का प्रयास करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है सैनिक प्रतिबंध लगाने की, वो है सुरक्षा परिषद की।
अब बात करते हैं सबसे पहले मध्यस्थता संबंधी गतिविधियां यूएनओ क्या करता है। देखो बच्चों, मध्यस्थता होती क्या है? किसी देश के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा एक बाह्य गतिविधि है जिसके माध्यम से किसी समस्या को क्या किया जाता है? सुलझाया जाता है। इसमें झगड़ रहे देशों के बीच में मध्यस्थता को दोस्ताना और तटस्थ होना चाहिए। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो भी मध्यस्थ होना वो तटस्थ होना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों देशों के प्रति तटस्थ रहते हुए दोनों देशों के मध्य दोस्ताना संबंध बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा समझौते के बिंदुओं को चिन्हित करके मध्यस्थता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं, ऐसे मामला सबसे पहले आया था 1950 में। कश्मीर समस्या को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और पाक के मध्य क्या मध्यस्थता करवाने का प्रयास किया, लेकिन ये मध्यस्थता का जो प्रस्ताव था ये असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि यूएनओ ने जो भी प्रस्ताव पाकिस्तान के सामने रखे या भारत के सामने रखे, उसमें पाकिस्तान ने कभी भी यूएनओ के जो ये प्रस्ताव थे उनको स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर मध्यस्थता करवाई गई दो देशों के बीच में, लेकिन ये मध्यस्थता असफल रही। लेकिन 1962 में आप सब जानते हैं क्यूबा संकट आया, और इस क्यूबा संकट जो कि शीत युद्ध का चरम था, शीत युद्ध का क्या था? चरम था। इस शीत युद्ध के चरम में अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने हो गए थे, क्योंकि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तान दी थी और अमेरिका चाहता था कि क्यूबा से अपनी जो मिसाइलें हैं वो हटा ले सोवियत संघ, लेकिन सोवियत संघ हटा नहीं रहा था। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध तैनात थे और तीसरे युद्ध की भरपूर संभावना थी। लेकिन उसी समय यूएनओ के महासचिव थे यूथांट साहब, और यूथांट साहब ने दोनों देशों के मध्य सलाह और दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करवाई और तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को रोका। किसने? यूथांट ने 1962 में क्यूबा संकट के समय अमेरिका और सोवियत संघ को रोकने का कार्य किया। इसके बाद 1989 में आप सब जानते हैं रूस ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया था। तो उसी समय जब रूस के द्वारा वापस अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं हटाने के बाद जो समझौता हुआ या दोनों देशों के बीच में जो मध्यस्थता करवाई गई, वो भी यूएनओ ने करवाई थी 1989 में। इसके अलावा कंबोडिया संकट के समय में भी यूएनओ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मध्यस्थता करवाने का कार्य किया, और आज भी यूएनओ कई ऐसे देशों में मध्यस्थता करवाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कुछ मामलों में सफल भी हुआ है और कुछ मामलों में असफल भी हुआ है। जैसे आज सोमालिया, साइप्रस, पश्चिमी सहारा, मध्य पूर्वी एशिया के देशों, हेती, कई ऐसे देश हैं जहां पर यूएनओ प्रयासरत है ताकि मध्यस्थता के माध्यम से वहां पर समस्या को सुलझाया जा सके। संयुक्त राष्ट्र सीमा विवाद के मामले में क्या करता है? प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल और दूसरी शिकायतों पर तथ्य खोजने या तटस्थ जांच करने में भी मदद करता है। वो देखता है कि कहां पर हथियार बनाए जा रहे हैं, कौन सा देश गलत है, इस बारे में जांच करने का कार्य भी यूएनओ करता है, और उस जांच के आधार पर अपना निर्णय भी देता है विश्व राष्ट्रों को। और ज्यादातर मामलों में विश्व राष्ट्र उनके मामलों और उनके निर्णयों को सुनता है और उसके आधार पर कार्य भी करता है। जैसा कि 1969 में इजराइल और अरब के बीच में जब विवाद हुआ, तो दोनों को सुरक्षित सीमा में रखने के अधिकार को क्या कहा कि दोनों देशों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। एक सीमा बनाई और उस सीमा को दोनों देशों ने माना भी। तो आप सब समझ गए होंगे कि दोनों देशों के बीच की गलतफहमियों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जांच भी करता है और जांच के आधार पर अपना निर्णय देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी शांति स्थापना में मदद की है। 2003 में इजराइल की दीवार को इन्होंने अवैध करार दिया, जिसको इजराइल ने माना भी, और महासभा ने भी इजराइल को मानने के लिए क्या कहा कि जो यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वह सही है।
अब बात करते हैं बाध्यकारी प्रतिबंध। देखो बच्चों, ये बाध्यकारी प्रतिबंध लगाने का अधिकार केवल और केवल पूरे विश्व में सुरक्षा परिषद को है। सुरक्षा परिषद को लगता है कि कोई ऐसा देश है जो कानूनों का उल्लंघन कर रहा है या किसी देश पर हमलावर की भूमिका निभा रहा है, तो उस समय सुरक्षा परिषद किसी देश को क्या कर सकती है? बाध्यकारी प्रतिबंध लगा सकती है, असैनिक प्रतिबंध लगा सकती है। उस देश को अन्य देशों से क्या कर सकती है? अलग थलग कर सकती है, ताकि उस देश को सबक सिखाया जा सके। तो क्या होता है देखो, सुरक्षा परिषद को किसी खतरनाक देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, जिसे बाध्यकारी प्रतिबंध कहते हैं। सुरक्षा परिषद के फैसले के बाद असैनिक प्रतिबंध सदस्य देशों पर अनिवार्य है। मतलब यहां पर यह है कि अगर किसी देश पर असैनिक प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये सुरक्षा परिषद का एक क्या है? अधिकार है, जो कि यूएनओ के चार्टर पर लगा हुआ है। इसके बाद आता है कि प्रतिबंध होता क्या है? प्रतिबंध एक ऐसा कठोर कदम है जो उस देश को अलग थलग करने और दंडित करने के लिए उठाया जाता है। प्रतिबंध का मतलब ये नहीं है कि उस देश के विरुद्ध सैनिक ताकत का इस्तेमाल किया जाए। प्रतिबंध करने का मतलब यही होता है कि उस देश को अलग थलग और उसको दंडित करने के उद्देश्य से बाहरी प्रतिबंध लगाया जाता है या बाध्यकारी प्रतिबंध लगाया जाता है। असैनिक प्रतिबंध का मतलब होता है विश्व से राजनीतिक संबंध काट देना, हथियारों की खरीद फरोख्त को रोक देना, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना, विदेशों में उसकी बैंक जमा को क्या कर लेना? जब्त कर लेना। और अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने 25 बार बाध्यकारी प्रतिबंध लगाए हैं। और बाध्यकारी प्रतिबंध एक तरीके के असैनिक प्रतिबंध होते हैं, जिसमें उस देश से किसी दूसरे देश के लिए आयात और निर्यात को बंद कर दिया जाता है, उस देश से अन्य देशों के राजनीतिक संबंधों को काट दिया जाता है। इसके अलावा उस देश से जो भी हथियारों की खरीद और फरोख्त होती है, उसको रोक दिया जाता है। ये काम किया जाता है बाध्यकारी प्रतिबंध के अंतर्गत, और यूएनओ ने अब तक 25 बार बाध्यकारी प्रतिबंध लगाए हैं। पहला प्रतिबंध लगाया था दक्षिण अफ्रीका में, आप सब जानते हैं। वहां पर गोरे किसके? कालों के साथ क्या करते थे? भेदभाव करते थे। रंग भेद की नीति थी वहां पर, और इस रंग भेद की नीति को वहां की सरकार नहीं मान रही थी, तो दक्षिण अफ्रीका को पर पहली बार प्रतिबंध लगाया था यूएनओ ने। इराक के खिलाफ भी 1990 में प्रतिबंध लगाया था, जब उसने किस पर हमला कर दिया था? कुवैत पर हमला कर दिया था। इसके बाद आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाया था, जब 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया, तो उस आतंकवादी गिरोह के खिलाफ क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगाया गया था, ताकि उनको किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता ना मिले। लेकिन कई देशों ने गुप्त सहायता भी दी थी, तो इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो सफल भी हुआ है और असफल भी हुआ है। इसके बाद आता है सैन्य कार्रवाई के लिए अनुमोदन। विश्व शांति के लिए आक्रमण रोकने व टालने के लिए सैनिक कार्रवाइयों का अधिकार। मैंने बताया था शांति अभियान भेजे जाते हैं, ताकि युद्ध को क्या किया जा सके? टाला जा सके। इसके अलावा सबसे पहले 1950 में उत्तरी कोरिया ने जब दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया, उस समय पहली बार क्या किया गया? उत्तरी कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा यूएनओ ने उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का क्या दिया था? आदेश दिया था। 1991 में जब इराक द्वारा कुवैत पर हमला किया गया, जिसे पहला खाड़ी युद्ध कहा जाता है, उस समय अमेरिका के नेतृत्व में इराक के विरुद्ध क्या भेजी गई थी? सैन्य कार्रवाई की गई थी। लाइबेरिया, सोमालिया, युगोस्लोवाकिया में जब नागरिक व जातीय संघर्ष के खतरे बढ़े, तो अमेरिका व मित्र राष्ट्रों ने वहां पर क्या की? सैनिक कार्रवाई की थी, और ये इजाजत दी थी सुरक्षा परिषद ने, ताकि वहां पर क्या? शांति स्थापित की जा सके। खाड़ी युद्ध के बाद 10 मौकों पर यूएनओ ने शांति का प्रयोग किया। सोमालिया में 1992, बोस्निया में 1993, हेती में 1994, लाइबेरिया में 2003 में इस तरीके के मामलों के लिए सैनिक कार्रवाई की गई थी। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को
कहा गया कि आप पूर्वी तिमोर और रवांडा में शांति स्थापित करने के लिए वहां पर अपने सैनिक भेजे और वहां पर शांति स्थापना का प्रयास करें। ये यूएनओ ने आदेश दिया था ऑस्ट्रेलिया और किसको, फ्रांस को। उसके बाद आता है बच्चों शांति बहाली गतिविधियां, और ऐसी गतिविधि सबसे पहली बार 1948 में तब की गई जब अरब और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद पहली बार 1948 में शांति बहाली गतिविधियां की गई थी। तो शांति कायम करने का पहला प्रयास था। अब तक 60 शांति बहाली अभियान हो चुके हैं। 1965 में आप सबको पता होना चाहिए कि 1948 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय में भी यहाँ पर क्या शांति बहाली गतिविधियां की गई थी। उसके बाद 1965 में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना ने क्या किया था, मिस्र से विदेशी सेना को बाहर निकाला था। इसके अलावा 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय में भी यूएनओ ने अपनी शांति सेनाएं भेजी थी। 1960 में नव स्वतंत्र राष्ट्र कागो को टूटने से बचाया। इसके अलावा कई असफल क्षेत्रीय अभियान युगोस्लोवाकिया में, सोमालिया में, रवांडा में किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आप सब जानते हैं कि यूएनओ की शांति रक्षक सेना ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि 1988 में शांति रक्षक सेना को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। और इसके अलावा आप सबको पता होना चाहिए कि 2003 में महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय ये जो शांति रक्षक सेना है उनके लिए एक क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की। किसने, यूएनओ की महासभा ने। शांति रक्षक सेना का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, इसके लिए डेट मानी आपकी 29 मई। और क्यों मानी गई, क्योंकि 1948 से लेकर अब तक विभिन्न राष्ट्रों के शांति अभियानों में इन यूएनओ के सैनिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये बात साबित करती है नोबेल शांति पुरस्कार और 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना। ये बात सिद्ध करता है कि विश्व राष्ट्रों में शांति स्थापित करने में इन शांति मिशन अभियानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अभी वर्तमान में जो 14 शांति अभियान चल रहे हैं उनमें 7 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारत। भारत प्रारंभ से ही इन शांति रक्षक गतिविधियों में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा लाइबेरिया के विरुद्ध जो शांति रक्षक सेनाएं भेजी गई थी उसमें भारत ने पहली बार महिला कमांडो को भी यहाँ पर भेजा था, महिला पुलिस को भी यहाँ पर शांति रक्षक सेनाओं में भेजा था। और भारत पहला देश था जहाँ से महिलाएं इन शांति रक्षक गतिविधियों में शामिल हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि शांति रक्षक सेनाएं विश्व में शांति स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। इसके बाद आता है शांति सेना का काम क्या होता है, अहिंसात्मक तरीके से युद्धरत देशों को लड़ने से रोकने का कार्य करती है और युद्ध विराम को लागू करवाने में सहायता करती है ताकि दो देशों के बीच में युद्ध को रोका जाए। इसके लिए शांति रक्षक सेनाएं काम करती है। इसके अलावा शांति सैनिक ऐसा वातावरण बनाते हैं ताकि देश अपने विवादों को क्या कर सके, सुलझा सके। शांति सेना हल्के हथियार रखती है और केवल आत्मरक्षा में ही उन हथियारों का प्रयोग करती है। इसके अलावा शांति सैनिक नीले रंग का क्या पहनते हैं, नीले रंग का हेलमेट या टोपी पहनते हैं। ये शांति रक्षक सैनिक जिनको 1988 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके अलावा निशस्त्रीकरण गतिविधियां, आप सब जानते हैं कि विश्व में नाभिकीय और खतरनाक हथियार लगातार बढ़ते जा रहे थे और इन लगातार बढ़ते जाने के कारण मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था। तो मानव के अस्तित्व को बचाना ये यूएनओ की प्राथमिकता थी और इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए विश्व राष्ट्रों में निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किए गए। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि नाभिकीय हथियार, रासायनिक हथियार, इसके अलावा जितने भी स्तर के जो जैविक हथियार है, इन सभी परमाणु हथियार है, इन सब की को क्या करना, लगातार इनको कम करते हुए इनको विनाश कर देना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। तो निशस्त्रीकरण क्या है, देखिए
नाभिकीय व खतरनाक हथियार मानव के अस्तित्व को चुनौती दे रहे थे। पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करना ही निशस्त्रीकरण का प्राथमिक कार्य था और इसी निशस्त्रीकरण से हथियार उत्पादन में लगने वाली भारी धनराशि को दुनिया के जरूरतमंद लोगों की ओर प्रवृत्त करने की संभावना बनती है। आप सब जानते हैं कि हर देश परमाणु परीक्षण कर रहा था, हर देश नाभिकीय हथियार बना रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, इनका बहुत सारी धनराशि इस पर खर्च हो रही थी। तो इस धनराशि को इस नाभिकीय हथियारों में खर्च नहीं करके गरीब जनता की ओर खर्च किया जाए, ये निशस्त्रीकरण का मेन उद्देश्य था। और निशस्त्रीकरण मानव अस्तित्व को बचाए रखने के लिए निशस्त्रीकरण के ऊपर यूएनओ ने सबसे ज्यादा जोर दिया और इसीलिए 1968 में एक संधि की गई बच्चों, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि क्या कर रही थी बच्चों, ये कह रही थी कि बड़े देश जो कि 1968 से पहले जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं, वह परमाणु हथियार क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर रोक नहीं लगाई गई और कहा गया कि अब कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो ये जो संधि थी, जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, जिन्होंने परमाणु बना लिए हैं, उनको परमाणु बनाने की अनुमति, मतलब ये परमाणु रख सकते हैं, लेकिन अब कोई नया देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, ये बात इस संधि में था। इसलिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसके बाद 1996 में एक नई संधि आई जिसका नाम था व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो थी, ये संधि के बारे में भी यही बात कह रही थी कि ये बड़े देशों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही थी, छोटे देशों को प्राथमिकता नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर इन दोनों संधियों का भारत ने विरोध किया, लेकिन यूएनओ ने इस प्रस्ताव को पारित करके उनका उद्देश्य निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कार्य करना था। 1997 में यूएनओ के प्रयास से ही बारूदी सुरंग पर प्रतिबंध लगाया गया। 1993 में रासायनिक हथियारों के मौजूदा भंडारों को समाप्त करने में मदद की और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रयास रहा। इराक में रासायनिक और जैविक हथियारों के विनाश में यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज आपने देखा कि हमने यूएनओ के शांति बहाली अभियानों में 4 कदम के ऊपर डिस्कस किया, 4 आयामों पर डिस्कस किया। क्या कि यूएनओ सबसे पहले सदस्य देशों के बीच में मध्यस्थता करवाता है। अगर कोई देश मध्यस्थता के प्रस्तावों को नहीं मानता है तो वहां पर क्या करता है, वहां पर उस पर बाहरी प्रतिबंध लगाता है, बाध्यकारी प्रतिबंध लगाता है, असैनिक प्रतिबंध लगाता है। अगर 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो वहां पर सैनिक कार्यवाही भी करता है और सदस्य देशों के युद्ध को रोकने के लिए शांति सुरक्षा सेनाएं भी भेजता है और निशस्त्रीकरण भी कर रहा है यूएनओ, ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके। क्योंकि यूएनओ के चार्टर का या यूएनओ का मेन उद्देश्य ही था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, जिसके बारे में आज हमने इस चैप्टर में अध्ययन किया। धन्यवाद।